अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने इंसान के लिए इस दुनिया में बहुत से मज़ाहिर तख्लीक किए और इन तमाम मज़ाहिर से मुतासिर इंसान कभी तो इनको रंग और ब्रश की मदद से कैनवस पर उतारता दिखाई देता है, तो कहीं अल्फाज को तराशते हुए अशार के कालिब में ढालता दिखाई देता है। इंसान को इन तमाम मज़ाहिर को देखने और फिर उनको कैद करने की ख्वाहिश ने जुनून पकड़ा और यही वजह है कि फिर कैमरे की इजाद हुई। कैमरे की इजाद ने इनकलाब बर्पा किया और इस इनकलाब के बाद मुतहर्रक अशिया को बार बार देखने की ख्वाहिश ने इंसान को फिल्म की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर किया। हमारा आज का प्रोग्राम भी फिल्म की इस दुनिया ही से मुताल्लिक है। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे फिल्म की मुख्तसर सी तारीख और दिखाएंगे आपको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हालात और मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। नाज़रीन, फिल्म साजी का अमल एक फ़न भी है और सनत भी। इब्तदाई दौर में इंसान ने फिल्म साजी के लिए एक प्लास्टिक की झिल्ली पर नकूश उतारे और उसको एक प्रोजेक्टर के ज़रिए बड़े पर्दे पर दिखाया जाने लगा। बाद अज़ां CGI के ज़रिए ख़ुसूसी असरात को फिल्माते हुए इंसान ने डिजिटल दौर में कदम रखा। आज असरे हाज़र की बात करें तो तकरीबन तमाम फिल्में अपने आगाज़ से अंजाम तक डिजिटल ही फिल्माई जाती हैं। नाज़रीन, फिल्में किसी भी तहज़ीब और मुआशरत की आईनादार हुआ करती हैं। फिल्म बीनी के इसी असर को देखते हुए हर कौम और मुआशरे में अवाम की इस्लाह के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि आज के दौर में भी तालीम और शऊर को बेदार करने के लिए इसको बेहतरीन ज़रिया इब्लाग माना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िल्म का आगाज़ कब और कैसे हुआ। इस हवाले से ल्यूमियर ब्रदर्स और थॉमस एडिसन को फिल्म साजी का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन जदीद रिसर्च के मुताबिक कहा गया है कि 1888 में पहली मर्तबा लीड्स में फ़िल्म पेश की गई। इस फिल्म का बानी अपना नाम तारीख में रकम करवाने से पहले ही मंजर से गायब हो गया। नाज़रीन, फिल्म साज और डिस्ट्रीब्यूटर डेविड ब्लिंकसन का कहना है कि दुनिया की पहली मुतहर्रक फिल्म लुइस ली प्रिंस ने बनाई, जो कि लीड्स के नवाह में रहते थे। इस हवाले से उनका कहना है कि 14 अक्टूबर 1888 को लुइस ली प्रिंस अपने ख़ानदान के कुछ अफराद के साथ किसी पार्क में मौजूद थे और उनके हाथ में एक अजीबो गरीब सा डिब्बा भी था। उन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद को एक एक करके उस डिब्बे के सामने से गुजारा और ये तमाम मनाजिर उन्होंने उस डिब्बे में फिल्म बंद किए। डेविड ब्लिंकसन के मुताबिक ये दुनिया की पहली मुतहर्रक फिल्म थी, लेकिन लुइस ली प्रिंस अपना नाम फिल्मी सनत में रिकॉर्ड ना करवा सके। उसके पीछे बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। उनका कहना है कि उनको कत्ल कर दिया गया था। अब उस कत्ल में किसका हाथ रहा है, इस हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। इसी चीज़ को नुमायां करते हुए डेविड ब्लिंकसन ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है द फर्स्ट फिल्म, और इसमें उन्होंने लुइस ली प्रिंस के हालात को फिल्म बंद किया है। नाज़रीन, इलिनॉय यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म सैमसन राफेल्सन ने 1917 में थिएटर में एक ड्रामा देखा। ये ड्रामा एक सिंगर की कहानी के गिर्द घूमता था। राफेल्सन इस कहानी से बहुत मुतासिर हुआ और उस किरदार से उसने मुलाकात भी की और तमाम हालात वाक़यात जाने। बाद अज़ां उन्हीं हालात वाक़यात पर मबनी एक अफसाना 1922 में लोकल मैगज़ीन में पब्लिश भी करवाया। आने वाले वक्त में इसी अफसाने को उन्होंने ड्रामाई तश्कील देते हुए स्टेज पर भी पेश किया, जो अवामुन नास में बहुत मकबूल हुआ। इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए वॉन्स ब्रदर ने इसके हकूक हासिल किए और इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। 1927 के आगाज तक स्लाइड्स पर फिल्मी मनाजिर दिखाए जाने के दौरान मौसीकी के आलात इस्तेमाल किए जाते थे और ये मौसीकी फिल्मी मनाजिर के मुताबिक तरतीब दी जाती थी। नाज़रीन, ये वो दौर था जब फिल्मों में आवाज़ नहीं थी और खामोश फिल्में बनाई जाती थीं।
आवाज़ का तासुर पैदा करने के लिए सिनेमा घरों में पियानो या फिर ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया जाता था। इसी साल के आखिर पर मुतहर्रिक फिल्मों के साथ साथ आवाज़ का भी मिलाप किया गया और ये तजुर्बा कामयाब भी रहा। ये वो वक्त था जब वॉन्स ब्रादर ने फैसला किया कि उस सिंगर की कहानी को फिल्म में पेश किया जाए और उसके साथ साथ उसी किरदार के गानों को भी इस फिल्म में शामिल किया जाए। चुनाचे जाज सिंगर के नाम से दुनिया की पहली फिल्म मंजर आम पर आई, जो ना सिर्फ मुतहर्रिक थी बल्कि उसमें आवाज़ के साथ गाने भी शामिल किए गए। नाज़रीन, फिल्मी सनत के हवाले से बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि फ़िल्म की आमद से पहले बरसगीर के तूलो अर्ज़ में नौटंकी अवाम में कबूलियत हासिल कर चुकी थी। नौटंकी में दरअसल मुख्तलिफ़ कहानियों को तसलसल के साथ पेश किया जाता था। ये थिएटर ही की एक किस्म थी जो लोगों में बहुत मकबूल थी। बाद अज़ां जब फिल्म का दौर आया, उस वक्त तक राजस्थान में एक इलाका जो कि मंडवा के नाम से मकबूल था, इसी नौटंकी को उस मंडवा में बार बार पेश किया जाता रहा, जिसकी वजह से नौटंकी को मंडवा भी कहा जाता था। जब फिल्म का दौर आता है तो इन्हीं नौटंकी के किरदारों को जब वो स्लो लाइट पर पेश करते हैं तो मंडवा ही की निस्बत से इस स्लो लाइट पर पेश किए जाने वाले कहानी और किरदारों को भी मंडवा ही कहा जाने लगा। तक़सीम के बाद पाकिस्तान में भी एक तवील मुद्दत तक, तकरीबन 70 की दिहाई तक फिल्म को मंडवा ही पुकारा जाता था। बरसगीर पाक व हिंद की पहली खामोश फिल्म धनधीराज फाल्के, जिनको दादा साहब फाल्के भी कहा जाता है, उन्होंने बनाई और इस फिल्म का नाम राजा हरीश चंद्र था। इसके मंजर आम पर आने के बाद फ़नून लतीफ़ा में एक तगय्युर पैदा हो गया। नाज़रीन, बरसगीर पाक व हिंद में सिनेमा की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें उर्द शेर ईरानी का नाम नुमायाँ दिखाई देता है, जिन्होंने 1914 में अब्दुल अली की शराकत से मुंबई में मैजेस्टिक सिनेमा के नाम से एक सिनेमा कायम किया। उर्द शेर ईरानी का एक और कारनामा ये भी है कि उन्होंने बरसगीर में पहली बोलती फिल्म मुतारिफ़ करवाई। इस फिल्म का मंजर आम पर आना था कि फिल्म बिनों ने तेज़ी से सिनेमा घरों का रुख करना शुरू किया और यूं मुतहर्रिक फिल्मों के नाम से एक नया तगय्युर हमें दिखाई देता है फिल्म इंडस्ट्री में। उर्द शेर ईरानी ने 14 मार्च 1931 को पहली बोलती फिल्म बरसगीर में सिनेमा के लिए पेश की, जो उन्हीं के कायम करदा सिनेमा मैजेस्टिक सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस पहली मुतकल्लम फिल्म का नाम आलम आरा था। फिल्म में जुबैदा, पृथ्वीराज कपूर और मास्टर विथाल समेत मुख्तलिफ फनकारों ने किरदार निभाए। ये फिल्म बरसगीर की फिल्मी सनत में संगे मील साबित हुई। बरसगीर पाक व हिंद में फिल्मों की बढ़ती मकबूलियत और तसलसल से उनकी आमद की वजह से सिनेमा घरों की तामीर का आगाज़ होने लगा। तक़सीम के वक्त पाकिस्तान के पास 18 सिनेमा घर आए, जिनमें से 12 सिनेमाज लाहौर में मौजूद थे। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद 7 अगस्त 1948 को स्नूबर सिनेमा में पेश की गई। 1950 तक पाकिस्तानी सिनेमाओं ने इर्तिकाई मनाजिल तय करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से जगह जगह सिनेमा घरों की तामीर का आगाज़ हुआ। 1960 की दिहाई तक पहुंचते पहुंचते मुल्क के तूलो अर्ज़ में बहुत से सिनेमा घर तामीर हो चुके थे। इन सिनेमा घरों की तामीर के साथ साथ फिल्मों का मयार भी बेहतर होता चला गया। लाहौर में सबसे पहला एयर कंडीशनड हॉल नाज सिनेमा में तामीर किया गया और जिसका इफ्तिताह 5 जनवरी 1962 को फिल्म शहीद के नाम से किया गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के तमाम सिनेमा हॉल्स को एयर कंडीशनड किया जाने लगा। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सिनेमा घर बहावलनगर में फिल्म ज़ैलदार के प्रोड्यूसर चौधरी मोहम्मद अकरम ने तामीर करवाया। बहरहाल 1970 की दिहाई तक पाकिस्तान में कुल 650 सिनेमा घर मौजूद थे, जिनमें से 68 सिनेमाज लाहौर में कायम किए गए। 1960 और 1970 की दिहाई फिल्मी सनत के अरूज का दौर थी। 1980 के निस तक पहुंचते पहुंचते फिल्मी सनत जवाल का शिकार होने लगी और 1990 की दिहाई तक तमाम सिनेमा घरों को मस्मार किया जाने लगा। यहाँ तक कि लाहौर में मौजूद 68 सिनेमाज में से सिर्फ 7 सिनेमाज ऐसे बचे जहाँ पर फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाती थीं।
पाकिस्तान में सिनेमा की तरोीज के लिए बहुत मेहनत की जाती रही है। लाहौर का सबसे कदीम सिनेमा पाकिस्तान टॉकीज़ आज भी मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से वहाँ कोई भी फिल्म नुमाइश के लिए पेश नहीं की जा सकी। नाज़रीन, 5 साल की मुख्तसर मुद्दत में तेज़ी से तरक्की करती फिल्मी सनत को ज़वाल कैसे पेश आया? वो क्या वजूहात थीं कि सिनेमा घरों की जगह पर प्लाजाज तामीर होने लगे? इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में कुछ मेहमानों को भी मदऊ किया है, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे बात करेंगे फिल्मी सनत के इस ज़वाल के हवाले से। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ऐसी शख्सियात से जिन्होंने फ़िल्म के रिवाइवल के लिए बेइंतहा काम किया। बहुत छोटी उम्र ही से वो इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और बहुत सा काम कर रहे हैं, करते भी रहे हैं। इंडस्ट्री के अरूज व ज़वाल को उन्होंने अपनी आँखों से देखा। अब इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है और वो उसके रिवाइवल के लिए क्या काम कर रहे हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के यंगस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए बहुत काम किया है और कर भी रहे हैं। इनमें डायरेक्टर भी हैं हमारे साथ और प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। आपसे इनका हम तारुफ करवाते हैं। यकीनन इनसे मिल के आपको भी खुशी होगी। ये बहुत सी आपको ऐसी हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो यकीनन फिल्म इंडस्ट्री की बहाली में एक अहम संग मील साबित हो सकता है। तो मैं बग़ैर लटकाए बात को और लंबा किए मैं तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम चीमा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। इनकी एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, जियो सर उठा के, और 2 आगे पाइपलाइन में भी मौजूद हैं। वो कौन से ये ख़ुद बताएंगे। तो थैंक यू सो मच नदीम चीमा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जो इनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर और एक्टर मूसा खान, जो अपनी ज़ात में ख़ुद भी एक अंजुमन है, बहुत से काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम चूँकि बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, तो हम इसी नुक्ता नज़र से इनसे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच मूसा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि जैसे कि राही साहब थे, वो एक इंडस्ट्री थे, बहुत बड़ी टैलेंट था पाकिस्तान का। उनके दौर में फ़िल्म जो है वो बहुत अरूज पे थी। तो जैसे ही उनका इंतकाल होता है, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में जगह दें, उनके इंतकाल के बाद फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल धड़न तख्ता होती हुई महसूस होती है। तो क्या वो अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूशन थे इतना बड़ा कि उनके जाते ही एक गैप पैदा हो गया, एक इनखला जो है वो हमें महसूस होना शुरू हो गया? क्या वजूहात हैं? क्या उनके जाने से इंडस्ट्री जो है वो तबाह हुई या कोई और रीज़न्स हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि राही साहब जब तक रहे इंडस्ट्री कामयाबियों की तरफ थी, इंडस्ट्री कामयाब थी, उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी। लेकिन असल जो हुआ है वजह ये हमारी इंडस्ट्री की बहरान की तरफ जाने की, हमारे जो बड़े फिल्म मेकर्स थे वो एक ही तरह का काम करते रहे। राही साहब को जिस अंदाज़ में लोगों ने देखा, पसंद किया, उसी ही डगर पे चलते हुए रवायती एक ही स्टाइल की फ़िल्में बनाते रहे। जब राही साहब की डेथ हुई तो उसके बाद शान साहब को भी उसी स्टाइल में ले आए वो लोग, और शान साहब से भी लोग उकता गए। तो ये वजह हुई कि हमारे डायरेक्टर्स ने मुनफरद टॉपिक्स पे काम नहीं किया, नए आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किए। और अगर हम लोग इस तरफ आएँ कि हमारे डायरेक्टर्स ने, जो सीनियर डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स भी ऐसे पैदा नहीं किए कि जो आज की इंडस्ट्री के लिए वो अपना कुछ कर सकते। जी, जैसे कि अभी नदीम साहब ने कहा, आप इससे मुत्तफिक दिखाई देते हैं या आपके नज़दीक फ़िल्म के लवाजमात कुछ और हैं? कहानी होनी चाहिए या ग्लैमर बहुत ज़रूरी है फ़िल्म के रिवाइवल के लिए या फ़िल्म को एक हिट होने के लिए? क्या ज़रूरी समझते हैं आप? मैं नदीम भाई की बात को आगे बढ़ाता हुआ इनकी बात को एग्री करता हूँ कि यही वजूहात है। इसके साथ साथ जो आपको पता है, एक जनरेशन गैप होता है, हर दौर में गैप होता है। टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत हाई हो चुकी है, और जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं किया।
टेक्नोलॉजी पर वर्क नहीं किया, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। आपको पता है कैमराज अभी भी आप चले जाए तो उनके पास वही पुराने कैमरे पड़े हुए हैं, वही पुरानी टेक्नोलॉजी और वही पुरानी टेकिंग है, वही पुराना स्टाइल है जिस पे वो काम कर रहे हैं। हम उनको बुरा बिल्कुल नहीं कहते। मैं एज अ स्टूडेंट अभी बिल्कुल ही तिफले मकतब हूँ, मेरा मतलब बात करने का, लेकिन हमें दुख होता है कि मैं एक पार्ट ऑफ इंडस्ट्री हूँ। फिल्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने तई। जिस तरह नदीम भाई है, हम लोग मिल के कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे और यंगस्टर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को समझना। इनफरादी तौर पे तो हर कोई काम कर रहा है, माशाल्लाह आप भी कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर फिल्म इंडस्ट्री इत्तेहाद कर ले तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है, फिल्म जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवाइव कर सकती है? तो वो क्या रिवाइव? जी बिल्कुल, रिवाइवल ऑफ सिनेमा, रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हो सकता है अगर यूनिटी हो, बट हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो हम जैसे यंगस्टर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो सीनियर्स जो हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो हमें समझते हैं कि ये आजकल के नए बच्चे जो आ गए हैं ये शायद आके इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं। जी आप जैसे इनफरादी तौर पे अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, आपको शिकायत है कि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं था, सीनियर्स जो हैं वो कोई अपना टैलेंट आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सके, तो आप ख़ुद एक इदारा क्यों नहीं बनाते हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने ये जो सवाल किया है ये बहुत ज़रूरी था करना आपका। जो हमारे बड़ों ने किया वो हम नहीं कर रहे। मतलब मैं एक प्रोडक्शंस बनाता हूँ, मैंने दिल्ली गेट बनाई, मैं छत्तीसगढ़ बना रहा हूँ, आगे भी प्री प्लान हो रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है नए प्रोजेक्ट्स पे भी। मैंने अपने साथ मेरे जितने असिस्टेंट्स हैं वो सब लड़के स्टूडेंट्स हैं। कोई NCA से पढ़ के आ रहा है, मुख्तलिफ स्टडी करके आ रहे हैं, फिल्म पढ़ रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकली मेरे साथ मिल के कर रहे हैं। तो मैं उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ कि ब्रो ये हमारा स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर रहकर अपने आर्ट वर्क को डिज़ाइन करें, इसके लिए कॉस्ट्यूम्स के हवाले से डिस्कशन करें, हम स्क्रिप्ट, म्यूज़िक और जो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीज़ें हम सब लोग डिस्कस करते हैं उस पर। मैं एक मशवरा है मेरा, एक सजेशन है कि अगर हमारे सीनियर उसको कबूल कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत सारा टैलेंट निकल सकता है। देखिए हम शाम को जाते हैं एवर न्यूज़ स्टूडियो में रहते हैं तो बहुत, मैंने जैसे बताया कि बड़ी बड़ी अकेडमियाँ बैठी हुई है, खाली चेयर्स पे कुर्सियों पे बैठ के बहस करते हैं, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने किया। लोगों की बुराइयां करने से बेहतर है कि यही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़े बड़े नाम, इसमें आगा हसन अस्करी साहब है, फैसल बुखारी साहब है, अल्ताफ़ हुसैन साहब है, दाऊद भट्ट साहब है, सैयद नूर साहब है, शहजाद रफ़ीक साहब है, ये मैं चंद नाम लिए, और बहुत सारे हमारे लेजेंड हैं, बड़े लोग हैं। यही लोग अगर वहाँ पर एक एक बंदा अलग अलग 10-10 स्टूडेंट ले ले और उनको क्लासें देना शुरू कर दे, उनको समझाना शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे, ठीक है, नई जनरेशन नहीं आती, बहुत सारे लोग वहाँ लाइन में खड़े होते हैं, जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको ग्रूम करें। अच्छा, अगर ग्रूम करने के साथ साथ फिर ये लोग कम बजट की फ़िल्म शुरू करें, थोड़े बजट की फ़िल्म शुरू करें, हर डायरेक्टर 4 से 5 या 10 असिस्टेंट रखे साथ, उनको बनाएं, उनको डायरेक्टर बनाएं, उनको खुद उसको लुक आफ्टर करे, देखे, उनसे काम करवाए कि यार ये काम लो और नए लोगों को चांस दें। मेरा ख्याल है इंडस्ट्री ज़रूर रिवाइवल करेगी। अच्छा, मुझे आप यहाँ पे ये बताइए कि इस सारे जो सिलसिले में हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, कि गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है या नहीं करती है, और इस हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, क्या डिमांड है आपकी, कितना सपोर्ट करना चाहिए उनको? देखें, कोई भी कौम होती है, कोई भी मुल्क होता है, उसकी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट करती है। कल्चर, हर कौम का एक कल्चर होता है, हमारा भी एक कल्चर है, हमारा कल्चर बहुत ब्राइट है, पूरी दुनिया कॉपी करती है, देखती है। सिर्फ हम जो है ना सियासत का शिकार हो गए, सॉरी टू से। हमारी जितनी भी गवर्नमेंटें आई है उन्होंने फ़नून लतीफ़ा को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी, इज़्ज़त नहीं दी, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, ठीक है ना। अगर दिया भी तो सिर्फ ज़बानी कलामी दिया, उसकी हेल्प नहीं की। आप बॉलीवुड चले जाए, हॉलीवुड चले जाए, आप टर्की देख लें, वो पूरी गवर्नमेंट जो है ना, आप अर्तुगरुल ड्रामा आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमारी टीवी पे चल रहा है ना, वो लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस करती हैं, और छोटे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को फाइनेंस करती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करती, वो इसको इंडस्ट्री समझती नहीं है, हालांकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसका रीज़न मैं अपने पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मुझे शूट के हवाले से, अभी मैंने एक फ़िल्म बनाई दिल्ली गेट, फ़िल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब मैंने दिल्ली गेट शूट करना है या फूड स्ट्रीट या मस्जिद वज़ीर ख़ान या दिल्ली गेट के अंदरून के बाज़ार, तो मुझे हर जगह पे लाखों रुपए पे करना पड़े परमिशन लेने के लिए। अगर यही इंडस्ट्री को सपोर्ट करते गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के है ना, वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, ऊपर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, अगर सपोर्ट करें तो हमारा बजट कम हो,
اور انڈسٹری اوپر آئے. اچھا, یہاں پر میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو فلم میں فنانسر ہے اس کا کیا کردار ہے؟ کہ ہمارے ہاں فنانسر کا بھی ایک رول ہوتا ہے, وہ آتا ہے گھر سے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, تو فلم کے ڈکلائن میں فنانسر کا کیا کردار ہے؟ بالکل, اس تباہی کا شکار جو ہوئی ہے انڈسٹری, اس میں جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ گھر سے کہانی لے کے آتے تھے کہ ہمارا فلاں ایک دادا ہے, ہمارا وہ چچا ہے, ہمارا وہ بھائی ہے, ہمارا وہ باپ ہے, وہ ایسا بدماش ہوا, اس نے یہ کیا وہ کیا, اور اس پہ آپ ایک فلم بنا دیں. تو ہر آنے والا اپنے آپ کو ہی اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے, اپنی کہانی کو دکھانے کے لیے ڈائریکٹر کو مجبور کرتا رہا. ناظرین, اس وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. جانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. آپ لیجیے چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. شاہنواز اسٹوڈیو, باری اسٹوڈیو, ایورنیو اسٹوڈیو لاہور کی پہچان رہے ہیں. یہ وہ اسٹوڈیوز ہیں جہاں سے بڑی بڑی فلمیں عوام الناس تک پہنچیں, ہٹ فلمیں یہاں سے ریکارڈ کی گئیں, کامیاب بزنس کیا گیا. یہاں پر فنکاروں کا آنا جانا تھا, فلم سازوں کا آنا جانا تھا, گلوکار یہاں پر گیت عکس بند کرواتے تھے, فلم بند کرواتے تھے. لیکن آج یہاں پر ایسی کوئی صورتحال ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. تینوں اسٹوڈیوز ویران نظر آتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں ایورنیو اسٹوڈیوز کے سامنے. ہم آپ کو دکھائیں گے اس اسٹوڈیوز کی صورتحال, اور یہاں پر ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ سینئر فلم سازوں سے, رائٹر سے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسی کیا وجوہات رہی ہیں کہ فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی. ابھی ہم نے آپ سے بات کروائی جو آج کا ٹیلنٹ ہے, نوجوانوں سے آپ نے بات کی, ان کے نقطۂ نظر کو آپ نے دیکھا, لیکن ان کا کیا کہنا ہے, یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ فلم انڈسٹری زوال کا شکار رہی ہے, اور ایسی کون سی حکمت عملی ہے جس کو اپنانے سے ہم فلم انڈسٹری کے ریوائول میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں کچھ ایسے سینئر لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو بہت بڑے ہٹس جو ہیں وہ دیے تھے. تو آئیے بات کرتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ان وجوہات کو جس کی وجہ سے فلم انڈسٹری کا ریوائول ممکن ہو سکتا ہے. ناظرین, ایورنیو اسٹوڈیوز میں ہم موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی بڑے نام موجود ہیں فلم انڈسٹری کے حوالے سے. تو ہم ان سے بات کریں گے فلم انڈسٹری کے عروج کے حوالے, کیونکہ انہوں نے عروج کا زمانہ بھی دیکھا, انہوں نے زوال کا زمانہ بھی دیکھا, اور ابھی اگر ریوائول ہو رہا ہے تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ مستقبل کیا ہے فلم کے حوالے سے, اور زوال کیوں آیا انڈسٹری پہ. تو تعارف کرواتی ہوں آپ سے. میرے ساتھ موجود ہیں آغا حسن عسکری صاحب, جو ایک بہت بڑا نام ہے فلم انڈسٹری کا. تھینک یو سو مچ سر. ان کے ساتھ موجود ہیں الطاف حسین صاحب. ان سے بھی کون واقف نہیں ہے, بہت کریڈٹ ہے ان کا فلم انڈسٹری کے حوالے سے. ان کے بہاف پہ بہت سی فلمیں موجود ہیں. تھینک یو سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ سب سے ینگیسٹ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو بہت بڑے رائٹر ہیں اور بہت سی فلمیں ان کے کریڈٹ پر موجود ہیں, ناصر ادیب صاحب. تھینک یو سو مچ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. تو سب سے پہلے میں جو پوچھنا چاہوں گی کہ راہی صاحب, اس کے بعد فلم انڈسٹری ہمیں بالکل بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راہی صاحب ایک انسٹیٹیوشن تھے کہ ان کے جانے کے بعد بالکل اچانک, کیونکہ ان کے ساتھ بھی آپ لوگ موجود تھے, بعد میں بھی آپ لوگ موجود تھے, تو وہ ایک گیپ کیوں آیا فلم کے حوالے سے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ نے بات کی کہ راہی صاحب کوئی انسٹیٹیوشن تھے, انسٹیٹیوشن والی تو کوئی بات نہیں ہے. راہی صاحب ایک بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے اچھے آرٹسٹ تھے, اور یہاں میرے ساتھ ناصر ادیب صاحب بیٹھے ہیں. انسٹیٹیوشن تو یہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت سے جو انہوں نے لکھا, جس کردار کو انہوں نے کنسیو کیا, اس کے بعد سلطان راہی جو ہے وہ ایک امر ہو گیا, اور جو اس نے مقبولیت حاصل کی, جس کی وجہ سے آپ انسٹیٹیوشن بھی کہہ رہے ہیں. تو ایک کامیاب فلم جو ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بن جاتا ہے کہ اس طرز کی فلمیں بنائیں گے ہم, یا اس طرز کی جو اسی طرح کی فلم بنائیں گے. مولا جٹ ایک برانڈ بن گیا. جہاں تک زوال کی بات ہے, میں اس کو زوال نہیں کہتا,
देखिए, एक सदी गुजरने के बाद फिल्म इंडस्ट्री जो थी, लाहौर मरकज़ था बरे सग़ीर में। पाकिस्तान बनने से पहले, तकसीम हिंद से पहले 3 मराकज़ थे फिल्म के, लाहौर था, बॉम्बे था, कलकत्ता था। फिल्म जो थी वो आगे बढ़ रही थी, फिल्म में टेक्नोलॉजी भी आ रही थी उस ज़माने में भी, मतलब है पहले हम बनाते थे तो बहुत जी एडवांसमेंट होती है। जो नेगेटिव था बड़ी स्लो स्पीड का था। स्पीड मींस जो था वो सेंसिटिविटी ऑफ एमल्शन है, उसके बाद वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होती गई। टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी से एडवांस होता चला गया। मैं यहाँ पे अल्ताफ़ साहब से पूछना चाहूँगी कि मैं अभी कुछ मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन में थी आज सुबह से फिल्म के साथ, जो यंगस्टर्स एसोसिएटेड हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना ये है कि आप लोगों ने अपना फ़न जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, खैर ये इल्ज़ाम दुरुस्त तो नहीं है। हमारे उस्तादों ने अपना जो फ़न है हमें ट्रांसफ़र किया है। हम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं तो हमने अपने उस्तादों से सीखा है, हमने कहीं किताबों से नहीं पढ़ा। तो वो जो यंगस्टर्स उनका यही कह रहे हैं, जो अब के यंगस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं किया। ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? हमारे पास वो टैलेंट आया ही नहीं, वो लोग ही नहीं आए। मैं उस बात को ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। हम यहाँ से फ़िल्म लेकर गए, इकबाल कश्मीरी साहब मरहूम डायरेक्टर थे, सोहाल अबड़ू एक आर्टिस्ट थी, उसको बुलाया गया तो उन्होंने तारफ़ करवाया और आगाज़ उन्होंने किया कि आपको बताऊं कि मैंने लाहौर से डायरेक्टर साइन किया इकबाल कश्मीरी साहब। तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि इन्होंने इससे पहले कोई फ़िल्म बनाई है? ओह माय गॉड। मैंने अपनी ज़िंदगी में इकबाल कश्मीरी साहब को पहली दफ़ा गमज़दा होकर आँखों में आंसू लिए देखा उस वक्त। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो उठकर चले गए और उन्होंने सोहेल कश्मीरी साहब से उसके सामने कहा कि अगर आप इसे लेंगे तो मैं फ़िल्म का डायरेक्शन नहीं करूँगा। मुझे ये बताएं कि फ़न कोई ऐसी चीज़ है कि किसी को प्लेट में रख कर दे दी जाए? आप लोगों ने बहुत क्रूशल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था, जहाँ पे आप लोगों ने ऐसी फिल्में दी जो हिट रहीं। और देखिए मैं आपको एक बात, हमने कभी ये परवाह नहीं, अगर हमने सूट भी पहना हुआ ना, हमने शलवार भी पहनी है, जब हमने पैंट और कोट पहना हुआ, इस्त्री हुआ, हमें सामान जो है डेकोरेशन का खुद लाना पड़ता था। उसके बाद हमें डेकोरेशन खुद करनी पड़ती थी, कोई डेकोरेटर नहीं था, हमें कालीन खुद बिछाने पड़ते थे। ये सारी बात, और वो तो सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी हो गए, इसकी परवाह नहीं थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आपने ये कहा था कि नई नस्ल को ये शिकवा है या गिला है कि हमने अपना काम मुंतकिल नहीं किया उन तक। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पूरी दुनिया में आप कहीं अमेरिका ले लें, बरतानिया, जापान, चीन, जहाँ जहाँ कहीं भी फिल्म बनती है वहाँ आर्काइव्स हैं, उनकी लाइब्रेरियाँ हैं। और हमारा काम जो है वो किसी लाइब्रेरी में, ये आप लोगों का फ़र्ज़ था, हुकूमती इदारों का फ़र्ज़ था कि वो ये जो, जैसे आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो, जिसमें फ़िल्म जो है सबसे मजबूत तरीन जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का शोबा है, जिसमें एक बात मैं आपकी काट, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ। देखिए, अब वालिदैन हैं, अपनी औलाद के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट देते हैं ना, तो आप लोगों ने एक क्रूशल टाइम गुजारा। आपने सबसे बदकिस्मती जो हमारी ये है कि इस इंडस्ट्री को ओन नहीं किया किसी ने, ना सरकारी अदारे ने, न किसी इदारे ने। इसे आज तक इंडस्ट्री तस्लीम ही नहीं किया। जब जिसे कोई तस्लीम ही न करे, जिसका वाली इदार से कोई न हो, तो वो अपने पाँव भी खड़ी है ना। नहीं, आवाम की उससे ये हुआ ना कि हमें और दूसरी सपोर्ट नहीं मिली। आज इंडस्ट्री जो नीचे गई है, क्यों गई है? इसलिए कोई सपोर्ट नहीं है। हुकूमत ने इसे ओन किया होता है, इसे इंडस्ट्री तस्लीम किया होता, आज इस इंडस्ट्री में काम हो रहा होता, ये हालात ना होते। आज बजट बनता तो इस इंडस्ट्री का बजट होता है एक बकायदा। जी, नासिर साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं और इनसे तो मुझे डर भी लगता है, डांट भी देते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगी कि जैसे अभी बात हो रही है ये फ़ंड ट्रांसफ़र के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि लिखने लिखाने में भी कोई ट्रांसफ़र का कोई सिलसिला होता है कि आप अपना टैलेंट आगे देते हैं, या ये खुदा दाद होता है सब कुछ? सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हसन अस्करी साहब से इजाज़त लूँगा बोलने की, और उसके बाद मेरे सीनियर हिदायतकार और मेरे बेहतरीन दोस्त अल्ताफ़ सैन साहब, रिकॉर्ड इनिंग खेली हुई है इन्होंने, इनकी मौजूदगी में बोलना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है, बोलने लगा हूँ। दो बुनियादी चीज़ें होती हैं। पहली ये चीज़ों को उसको ये जनून हो कि मैंने नाम पैदा करना है, पैसे को पीछे रख दे। दूसरा बात ये है कि उसको सीखने का फ़न आना चाहिए। मुझे कुछ नहीं आता था,
میں نے پنجابی کے شیکسپیئر حزین قادری صاحب کی صرف فلمیں دیکھنی شروع کی. ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے میں رائٹر بنا. اس کے بعد رائٹر سکرین پلے کیسے لکھتا ہے, ڈائلاگ کیسے ہوتا ہے, کریکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے, اور فلم کا ایک ٹیمپو کیسے بنایا جاتا ہے, وہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا. اور رائٹنگ میں اگر آپ بات کریں تو بہت منظر نگاری کرنا ہوتی ہے, مکالمہ لکھنا ہوتا ہے, آپ کو بہت. وحشی جٹ میں کچھ اور سیکھا, جب ان کے ساتھ طوفان بنائی کچھ اور سیکھا, جب آخری میدان بنائی کچھ اور سیکھا, جب جینے کی سزا بنائی اور سیکھا, اور آج تک سیکھ رہا ہوں. بالکل, یہ تو ایک پروسیس ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. بالکل. یہ نئی نسل جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو منتقل نہیں کیا, کیا کوئی آیا آغا حسن عسکری کے پاس, کیا کوئی آیا الطاف حسین کے پاس, کیا کوئی آیا میرے پاس؟ ظاہر پیاسے نے خود چل کے آنا ہوتا ہے, کنواں تو چل کے نہیں جائے گا. اور اگر نہیں آیا تو فلمیں دیکھتے, وہ سمجھ جاتے کہ یہ کیا چیز ہے. جب کسی کہیں بھی جو جاتے, لوگ مدرسوں میں کیوں جاتے تھے, لوگ بزرگوں کے پاس کیوں جاتے تھے, وہاں سالوں گزارتے تھے, ان سے سیکھتے تھے. تو سیکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. یہ بچے جو آئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ان کو آتا کچھ نہیں, ان کو بہت کچھ آتا ہے. انہوں نے کتابوں سے علم پڑھا ہے, وہ ان کو آتا ہے. یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر کتاب ہی کافی ہوتی, ہر کتاب کے ساتھ اللہ پیغمبر نہ بھیجتا. نہیں, اس میں تو اب اتنی بڑی بات کرنے کے بعد یہ تو چیز جو ہے, ایگزیکٹلی کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو صحیح راستے پہ چلنا ہے. صحیح راستے پہ کیسے چلنا ہے یہ پیغمبر بتاتا ہے. آپ نے اگر سیکھنا ہے تو آپ استاد کے پاس ہیں, آپ کو انسٹیٹیوشن کی ضرورت. یہ انسٹیٹیوشن بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, میں ان سے سیکھ کر, آج لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں بہت بڑا رائٹر ہوں. آپ یقین کریں میں نے جو کچھ بھی لکھا ان سے سیکھ کر لکھا. ہماری جو فلم ہے, ایک بہت عرصے تک جو فلم بنا رہی تھی, کیا وہ واقعی میں ہمارے معاشرے کی عکاس تھی؟ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں کہ نہیں, ہم نے وحشی جٹ پہلی فلم بنائی, اس میں سب سے بڑا اوزار جو تھا وہ گنڈاسا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب دور آیا کلاشنکوف انٹروڈیوس ہوئی, تو پھر ہم نے اپنے فلموں میں کلاشنکوف لے کر آئے. اس کے بعد جب منشیات کا دور آیا, ہم اپنی فلموں میں منشیات کو لے کر آئے. پھر جناب دہشت گردی آئی, راکٹ چلنے شروع ہوئے تو ہم وہ لے کر آئے. ہم نے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں گھسیڑی, یہ سوسائٹی نے, یہ حکومت وقت نے, یہ حالات نے, دنیا کے جو بھی ہمارے معاشرے میں چیزیں آتی رہی, ہم اس کے خلاف لکھتے رہے. یہ جیسے سوشل فلمیں ہم نے وہ بنائی ہیں, وہ ایسی فیملی فلمیں بنائی ہیں, جیسے تی رانی بنی, یہ لوگوں نے دیکھی, رانی بیٹی راجگیری کی بنی, سالہ صاحب بنی, مہندی بنی, تو لوگوں نے مطلب یہ کلچر کی فلمیں بھی ہم نے بنائی, اپنے معاشرے کی فلمیں بنائی. اچھا, میں اس میں صرف ایک چیز, ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر اتارے. پیغمبروں نے کیا کیا؟ کسی نے لڑائی نہیں کی, صرف سوچ کو بدلا. سوچ کو کون بدلتا ہے؟ جو کریٹر ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی فلمیں بنیں جو شاہکار بنیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے 2 کام کرنا. نمبر 1 قلم کو آزاد کرنا, نمبر 2 قلم کار کو خوشحال کرنا. یہ 2 باتیں لکھ لیں. مجھے ریاض شاہد کے جملے پر میں یہ بات ختم کروں گا. ان سے کسی نے پوچھا تھا ہمارے ملک میں شاہکار فلمیں کب بنیں گی, تو انہوں نے کہا تھا جب ذہنوں کی قیمت چہروں سے زیادہ ہوگی. چہروں سے زیادہ ہو جائے گی. اب میرا آخری سوال, ہاں جی ضرور, آپ نے کرنا. پاکستان فلم انڈسٹری کی ریوائول کے لیے نئے چہروں کے, نئے ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ فلم میں کام کرنا پسند کریں گے؟ میں یہ مجھ سے کون سا سوال کر لیا آپ نے؟ مجھے راہی صاحب کہیں گے تو میں ضرور سوچوں گی, میں ضرور کروں گی. اور میرا آخری پیغام ابھی رہتا ہے نا, نئی نسل کے لیے نہیں ہے, یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہے, یہ نومولود بچوں کے لیے بھی ہے جی, کہ حشر کے میدان میں, یہ میرا فتویٰ ہے, حشر کے میدان میں اگر آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا, اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ابھی جیسے آغا حسن صاحب نے بات کی تھی انسانیت کے حوالے سے, احترام کے حوالے سے, تو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں سکھاتا ہی احترام انسانیت ہے, احترام آدمیت سکھائی جاتی ہے ہمارے دین میں. تو جب ہم احترام کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ استاد بھی ہے, وہ بچہ بھی ہے, وہ والدین بھی, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے. کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, کسی بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو اپنے اندر برداشت پیدا کریں, احترام کا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے, تبھی آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. آئندہ اپنے کسی نئے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.
جی کا جہاں کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.